बिहार में काउंटिंग चल रही है और ये काउंटिंग ये बता रही है कि टक्कर कांटे की है। ऐसी 30 सीटें हैं जहां पर जो फासला है हार और जीत के बीच या कहें दो कैंडिडेट के बीच 500 वोटों का है या उससे कम है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से जगह होंगी जहां पर ये सारा चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, छपरा में आरजेडी सिर्फ 6 वोट से आगे है, 6 वोट, और ये सीट जो है बीजेपी की है। और कांग्रेस की सुभाषिनी यादव 8 वोट से आगे चल रही है। तो इसी तरह से एक एक करके आप देखिए जो आपके सामने आ रहे हैं, 10 वोट है, 6 वोट है, तो फासला कितना कम है। हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आप इंडिया टीवी पर टैली को देखते रहिए, क्योंकि यहां पर अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वक्त ज्यादा लग रहा है क्योंकि 35 राउंड होंगे। पहले जो करीब 24 राउंड में खत्म हो जाता था, उसमें अब 35 राउंड होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बूथ ज्यादा बने हैं, जहां पर काउंटिंग हो रही है वो भी ज्यादा बने हैं। तो धीरे धीरे जो फैसले हैं या फिर रुझान है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जमालपुर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 379 वोट से आगे चल रहे हैं। आरजेडी की भी 380 वोट से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं। और ये जो क्लोज फाइट हो रहा है ये कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी भी कई राउंड की जो काउंटिंग है वो होना बाकी है। अजय जी बिल्कुल, तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से क्लोज कॉन्टेस्ट लगातार बना हुआ है। और हम अब आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अभी तक जो मतगणना की प्रक्रिया है वो आधे तक भी नहीं पहुंची है। इसलिए जाहिर सी बात है बहुत सारे रोड फेयर की बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर एनडीए गठबंधन ने अपने आप को आगे रखा हुआ है और 127 सीटों के रुझान एनडीए गठबंधन के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं जरा चुनाव प्रचार के 2 फेजेस की बात करूं, सेकंड फेज और थर्ड फेज, कुछ ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया गया जिससे ऐसा लगा कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा पढ़कर आपके सामने बताता हूं। गिरिराज सिंह ने कहा, यहां नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वाले के बीच में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो लोग जो बिहार में लोगों को राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं उनसे आपको किनारे करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सीमा में प्रवेश करने का कुछ साथ प्रयास कर रहा है तो उसे बाहर निकालना चाहिए। उसका नित्यानंद राय का वो बयान तो हम सब जानते ही हैं कि अगर आपने यहां पर कांग्रेस और आरजेडी को किसी भी तरह से समर्थन दिया तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे। ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अजय जी, सबसे पहले तो रुझान आ रहे हैं। बिहार की जनता का मैं धन्यवाद हूं कि उन्होंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनडीए विश्वास व्यक्त किया और ये जीत है डबल इंजन की सरकार की, जिसका जिक्र सर्वोच्च नेता केवल देश के नहीं आज विश्व में नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार में सुशासन पे वोट मांग रहे हैं जो 15 साल नीतीश जी ने दिया। हम वोट मांग रहे हैं जो विकास हुआ बिहार में। और आप भी याद करेंगे कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले किस तरह का जंगल राज था। फिरौती की कॉलें आती थी मुख्यमंत्री आवास से, और आपने मुझसे सवाल किया कि ये सब वक्तव्य क्यों दिए गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमने जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रखा था और उसी के परिणाम आ रहे हैं, और नतीजा कुछ भी आए हम उस फैसले को सराखों पे रखेंगे। पवन खेड़ा जी, इन बयानों का कोई असर इस बार के चुनाव में बिल्कुल नहीं पड़ा। कोई भी तरह से, किसी भी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश नहीं की गई और सिर्फ विकास और विकास के नाम पर वोट मांगे गए एनडीए के द्वारा। कम से कम अच्छा अजय जी, आप मुझे ये बताइए कि 2008 में इस तरह की बातों का कोई यूपीए की सरकार थी और इसी बिहार में बिहार की जनता ने बिल्कुल इस तरह के क्या हुआ, वक्तव्यों को, दावों को खारिज कर दिया और वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे ब्रह्मांड के नेता मान लेते हैं, आप बात करिए बिहार कोई आपत्ति नहीं है, कह रहे हैं विश्व के नेता चाहिए, ब्रह्मांड के कब्जा ली हमारी जमीन। उन्होंने आप समझते हैं अगर हम विकास की बात करेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आई, और पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता इस तरह की विचारधारा और इसीलिए जहां पे प्रतिक्रिया आवश्यक थी वहां हमने करी, वहां जरूरी थी, इसलिए करी। गौरव जी मोहर लगा दी। गौरव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से नेशनल मुद्दे उठाए गए और मोदी जी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, बिहार में 15 साल से आप सहयोगी रहे हैं जेडीयू के, आपका एक चेहरा नहीं है वहां पर लोकल नेता जो वोट ला सके या भीड़ ला सके। आपको जरूरत पड़ रही है राष्ट्रीय नेता की, वही प्रधानमंत्री के चेहरे की। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये सौभाग्य की बात है
कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जिसकी अपील पूरे भारत में है। मोदी फैक्टर की आप लोग बात करते हैं, क्या कभी आपने डिबेट में सोनिया गांधी फैक्टर जो एक भी रैली नहीं करती? जरूरत क्या है? जब आपकी सत्ता में है, आपके पास कोई लीडर ही नहीं है, लोकल लीडर। आपको सोचना चाहिए ना कि आपके पास नीतीश कुमार के अलावा क्या चेहरा है आपके पास। आप एक मंत्री, आप किसी नेता का नाम बता दीजिए जिसके नाम पे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए हजारों की बिहार में, आपके बीजेपी के। बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं जी। सबसे पहले तो सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री हैं। हमारी पार्टी में ये जो है चलन नहीं है कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा दे। बहुत बड़े नेता हैं वो बिहार में। रविशंकर प्रसाद जी वहां पे कैंपेन कर रहे थे, वो बहुत कद्दावर नेता है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उनकी पकड़ है जमीन पे। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा जो कांग्रेस के मेरे साथी हैं उनसे पूछेगा, सोनिया गांधी जी रूबरू होने नहीं गई बिहार की जनता से? ये सवाल आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? देखिए, अच्छा चलिए बीजेपी का वही हाल कांग्रेस का है। एक काम करते हैं, जरा हम इसका जवाब ले ही लेते हैं। पवन जी हैं हमारे साथ। पवन जी, जो सवाल उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्लीज क्या जवाब है आपके पास? सोनिया जी नहीं गई प्रचार में, पूरे जहां भी इलेक्शन हो रहा है वो नहीं गई। अमित शाह यहाँ क्यों नहीं गए? चुनाव बिहार में हो रहा है, अमित शाह बंगाल में घूम रहे हैं, जरा इसका भी जवाब दिले। अपने आप को चाणक्य मानने वाले असली चाणक्य की जमीन से डर डर के घूम क्यों रहे? कदम रखने में हिम्मत नहीं हुई अमित शाह की, इसका जवाब दिलवाइए। वो तो अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य कहलवाते हैं। हमने तो सुना एडिटर्स को फोन करते हैं कि भाई मुझे चाणक्य बोलो। एडिटर्स डर डर के, कई एडिटर्स डरते हैं। आप लोग नहीं डरते होंगे अजय जी, आप नहीं डरते होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे। कई एडिटर्स थर थर कांपते हुए चाणक्य बोलते हैं उनको। असली चाणक्य की जमीन पर अमित शाह क्यों नहीं दिखे? क्या इसलिए कि वो नड्डा जी को निपटाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि वो सुशील मोदी को निपटाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि वो नीतीश कुमार को निपटाना चाहते हैं? जवाब आप दीजिए ना। हमारे तो राहुल गांधी घूमे, हमारे तो कई नेता घूमे। देखिए, ये आप लोग की पार्टियों का प्रेरोगेटिव है कि आप किसको चुनाव में उतारना चाहते हैं और किसको नहीं। ये तो खैर दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता लगभग 80% हिंदुस्तान में है फिलहाल, तो इसलिए उस पर तो कोई चर्चा का विषय बनता नहीं है। लेकिन जो मेरे सहयोगी अमित ने आपसे सवाल पूछा था, मैं जरा उसको एक स्टेप आगे लेकर चलता हूं। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को लेकर बिहार की जनता के बीच में रोष है और यह गुस्सा कई जगहों पर सामने आया भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना भी एक उतना ही कद्दावर चेहरा होता तो शायद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि हम ये चुनाव पूरे तरीके से जीतेंगे और 2/3 बहुमत लेकर आएंगे। क्या ये बात नहीं मानते आप गौरव जी? अजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है। हम भगवान राम को जो है अपना आइडल मानते हैं और ये बात आप समझ लीजिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक हमारा अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, तो उसमें यह तय हो गया था कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा जी। और हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पे आपत्ति दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा एडिटर्स को फोन किया जाता है कि मुझे फलाना बुलाओ। अरे हम भी जानते हैं, एक 50 साल के परिपक्व बालक एडिटर को फोन करते हैं, कहते हैं पप्पू मत बुलाओ, फिर तो फोन आप करते हैं। और अमित शाह जी, मैं इस चर्चा से अपने आप को इसलिए अलग रखना पसंद करूंगा क्योंकि ना तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई फोन कॉल आता है और ना हमें इस तरह की कोई जानकारी है। अब कौन करता है नहीं करता है, कौन उसका क्या जवाब देता है, वो खैर अपनी जगह है। मैं पवन जी से एक सवाल करना चाह रहा था अजय जी। गौरव जी, पवन जी से एक सवाल करना चाहता। पवन जी, जिस तरह से अजय जी ने एक बात रखी है कि अगर बीजेपी के पास कोई एक चेहरा होता जो सर्वमान्य होता बिहार में, तो हो सकता है कि बीजेपी उस चेहरे के साथ मैदान में उतरती। कांग्रेस के साथ भी क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वहां पर जब लोगों से बात की हमने, तो लोगों ने कहा कि हमें विकल्प चाहिए, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। क्या वो विकल्प कांग्रेस नहीं बन सकती थी? क्या कांग्रेस अपने पैरों पर अकेले खड़े होकर क्या अपना नेता नहीं दे सकती थी जिसने वहां पर कई दशकों तक राज किया? आरजेडी का सहारा क्यों? बात जो आप कह रहे हैं, कई राज्यों में हमारी वो स्थिति अभी नहीं है। ये हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल कई राज्यों में हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम अकेले लड़ सके। हमने महागठबंधन ने एक चेहरा सामने रखा, स्वीकार्य चेहरा, तेजस्वी यादव जी का चेहरा, और हम सब ने ये तय किया कि महागठबंधन का ये चेहरा रहेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा नहीं रखा और उनके अलायंस का चेहरा रखा, वो उनका प्रेरोगेटिव है, यही हमारा प्रेरोगेटिव है। तो हमने एक ऐसा चेहरा दिया, नौजवान चेहरा दिया, जिसका स्वीकार किया जा रहा था जनता द्वारा, वो दिख रहा है और आने वाले 2-3 घंटों में आंकड़ों में भी ये दिखेगा कि जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है। रही बात जी
किस तरह के मुद्दे उठाए गए, मुझे लगता है ये चुनाव इसकी परीक्षा ज्यादा थी कि कौन से राजनीतिक दल में ये मादा है कि असली बुनियादी मुद्दों पर ही चुनाव को केंद्रित रखे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव को लड़े। बिल्कुल पवन जी, इसमें मैं आपसे 100% सहमत हूं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए थी। मैं क्षमा चाहता हूं मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं और बीते तकरीबन 2.5 घंटे से लगभग रुझान यहीं पर अटके हुए हैं, जो कि बता रहा है कि 127 से 128 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सब कुछ पलट जाए, तो फिर यही होगा कि आपने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे जनता के कोर तक नहीं पहुंच पाए। जनता अभी भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही ज्यादा यकीन करती है आपके बनिस्बत। यह आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अजय जी, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो या ना हो, उन मुद्दों के लिए जरूर दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उन्हीं मुद्दों को किस बखूबी से हम अगली बार पेश कर पाए, बस संघर्ष वही रहेगा। मुद्दे नहीं बदलेंगे, क्योंकि राजनीति में अगर हम हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि इन मुद्दों को लाकर देश को एक किया जाए, ना कि भाषा के और जाति के और धर्म के आधार पर देश को बांटा जाए, जैसा कि हमारे प्रतिद्वंदी करते आए हैं और आजकल ज्यादा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर लग रहा था कि इस बार बिहार से बहुत बड़े बदलाव के सूचक दिखाई देंगे, शायद वो मुद्दे कहीं दाएं बाएं हो गए और एक बार फिर से जातीय राजनीति ही अपने आप को स्थापित करती हुई दिख रही है? अभी तक जो रुझान है उसके आधार पर निश्चित तौर पे अभी तक का ट्रेंड वही दिखा रहा है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन था वो वेरी किया है कंस्टिट्यूंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसके हिसाब से ही नतीजे दिख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बदलाव की बयार या वैसे किसी मुद्दे की बयार, जैसे चाहे आप रोजगार की बात कर लें या एनडीए की तरफ से सुशासन की बात कर लें, उसमें किसी वैसे मुद्दों का कोई असर तो होता अभी तक नहीं दिख रहा है इस ट्रेंड के हिसाब से। बिल्कुल। अब इसी सवाल को जरा हम आगे लेकर आपके पास चलते हैं। जिस तरह से एनडीए ने लगातार अपने उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की, अब इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त दिखी और हर चुनाव में, और शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ऐसा क्यों था कि बिहार की सरकार की उपलब्धियां न के बराबर गिनाई जा रही थी। केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। गैस बिहार की सरकार नहीं देती, केंद्र की सरकार देती है। तमाम सड़क की परियोजनाओं में लगभग 50 से 60% परियोजनाएं केंद्रीय हैं, राज्य की नहीं है। ऐसा क्यों है कि 15 साल बाद भी नीतीश कुमार जी को अपने उपलब्धियों को गिनाने का कोई अवसर मिल ही नहीं रहा है? मैं अजय जी आ सकता हूं जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये कहना सही नहीं होगा। जब हमने कहा डबल इंजन की सरकार, तो स्वाभाविक था कि अगर केंद्र का पूरा समर्थन रहा प्रदेश की सरकार को तो वो भी उपलब्धियां बताई जाएं। लेकिन आप मुझे बताइए, सुशासन कौन देगा? सुशासन मुख्यमंत्री ही प्रदेश का देगा ना। हमने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कि नीतीश कुमार जी का सुशासन और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का कुशासन। और आप बताइए, क्या आरजेडी को शर्म नहीं आ रही थी? उन्होंने तस्वीरें गायब कर दी अपने सर्वोच्च नेताओं की, लालू प्रसाद यादव। चलिए, आपने सुशासन की बात की, मैं बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं आपको कुछ आंकड़े जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019-20 में 5000 से ज्यादा हत्या के मामले हैं, जो कि अगर आप 2005 से लेकर उसके पहले 2003 से 5 के बीच में देखें तब भी लगभग यही आंकड़े आ रहे थे। और ये गृह मंत्रालय के आंकड़े जो आपके सामने रख रहा हूं। हत्याओं के मामले को छोड़ दीजिए, अपहरण के मामले में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। मुश्किल से 5% अपहरण कम हुआ है 2003 से 5 के बीच में और 2018 से 20 के बीच में। तो कौन सा सुशासन वाकई में आ गया है? जरा बताइए तो मुझे। जब अपराध कम नहीं हो रहा तो सुशासन कहां है? ना टोके तो मैं उत्तर दे दूंगा। जी प्लीज। मेरे हाथ में भी एनसीआरबी डेटा है और मैं आपको बता दूं, पहली बात तो है आंकड़ों की, तो आंकड़ों पे उत्तर ले लीजिए जी। टोटल आईपीसी का क्राइम जो है, सारे प्रदेशों का जो क्राइम रेट है, बिहार में 164.8 है। आपको मालूम है राजस्थान में कितना है? 290। और मध्य प्रदेश में 2019 के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, कितना क्राइम रेट था? 298। छत्तीसगढ़ में 212। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आवास से फिरौती के कॉल नहीं आ रहे हैं। आपको याद है कैसे 2 भाइयों को तेजाब से जला दिया गया था? आपको याद होगा। और एक चश्मदीद गवाह, मैं याद दिला देता हूं, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में अभी क्या हुआ है बताइए ना। मेरे हाथ में है। और सुनिए, अब मैं आपको कुछ और विकास के देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस सुशासन की बात आप कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने दे दिया। 2005 के बाद से सुशासन है।
अगर सुशासन है तो उसके बाद तो विकास चाहिए ना। बताइए कितने कारखाने नए खुल गए, बताइए कितने नए लोगों को नौकरियां मिल गई प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं। सुनिए जी। अजय जी, पहली बात है, चुनाव में हम जनता के बीच में गए, हमने अपने उपलब्धि भी बताई और संकल्प पत्र भी बताया आगे का क्या रोड मैप होगा। जी। आज नतीजे आ रहे हैं, जनता उसे स्वीकारेगी या नकारेगी, ये जनता और हमारे बीच में है। लेकिन अगर आपने आंकड़ों की बात करी तो जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो केवल 22% घरों में बिजली आती थी, आज 100% घरों में आती है। जो पक्की सड़क थी वो केवल 34% थी, अब 96%। ये हाल तो पूरे देश का भी है ना। खैर चलिए, आंकड़ों की बात हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े अभी हमारे सामने आते जा रहे हैं। 100 नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं क्योंकि हर नेता एक ही बात बोलता चला जाता है तो इसलिए मैंने आपको बीच में रोका, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन स्थिति यह है कि विकास चौमुखा होना चाहिए, सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, इसके बाद पेट नहीं भरता, इसके आगे बढ़ना पड़ता है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहे प्लीज, और वापस आकर हम आपको बताएंगे कि राघोपुर सीट पर क्या होने जा रहा है। और राघोपुर सीट को लेकर अभी खबर आ रही है कि आरजेडी 380 वोट से आगे है और जमालपुर से कांग्रेस जो है वो 380 वोट से आगे है। ये खबरें अभी आ रही हैं। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके सामने मुखर तस्वीरें और प्रस्तुत करेंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। बन रही है आप सब हमारे साथ।